नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज की इस वीडियो में हम 18 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो है, हाल ही में भारत का कौन सा शहर ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला पहला शहर बन गया है? तो भारत का शहर जो ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला पहला शहर बन गया है वो है मुंबई। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और मुंबई के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से हाल ही में मुंबई के दादर क्षेत्र में जी नॉर्थ वार्ड पर ट्रैफिक लाइट और साइन बोर्ड पर पुरुष आइकन को बदलकर महिला बना दिया गया है, महिला आइकन बना दिया गया है। और यह कदम महाराष्ट्र सरकार की ओर से महिला समानता की दिशा में उठाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मुंबई ये शहर बन गया है जिसने ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल किया है। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त को 59वां डी ज्यूर दिवस मनाया है? तो हाल ही में पुडुचेरी ने, जिसका नाम पहले पौंडीचेरी था और उसे बदलकर पुडुचेरी कर दिया है, तो पुडुचेरी जो है उसने जो है अपना 16 अगस्त को 59वां डी ज्यूर दिवस मनाया है। तो पुडुचेरी 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह के आधार पर स्वतंत्र हुआ था, लेकिन फ्रांसीसी और भारतीय सरकार के बीच जो हस्ताक्षरित संधि हुई थी उसको फ्रांसीसी संसद ने 16 अगस्त 1962 में मंजूरी दी थी। इसीलिए 16 अगस्त को जो है डी ज्यूर दिवस मनाया था, क्योंकि फ्रांसीसी जो सरकार है उसने अपनी संसद में 16 अगस्त को इस संधि को मंजूरी दी थी। इस दिन डी ज्यूर मतलब भारतीय संघ के साथ संघ शासित प्रदेश के कानूनी विलय को प्रभावित किया गया था। इसीलिए पुडुचेरी द्वारा 16 अगस्त को 59वां डी ज्यूर दिवस जो है मनाया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में तितली की किस प्रजाति को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा दिया गया है? तो तितली की जो गोल्डन बर्ड विंग प्रजाति है उसे भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा दिया गया है। और ये जो तितली है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में दीदीहाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली ये मादा गोल्डन बर्ड विंग तितली जो है वो पाई गई है, और इसे ही हाल में जो है भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के नए मामले आने के बाद आम चुनाव स्थगित कर दिए हैं? तो हाल ही में न्यूजीलैंड जो है उसने कोविड-19 के नए मामले सामने आने के बाद में अपने आम चुनाव स्थगित कर दिए हैं। और न्यूजीलैंड ने कोविड-19 के 102 दिन बाद नए मामले सामने आने के बाद अपने आम चुनाव स्थगित किए हैं। जो वहाँ की प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डन, उन्होंने आम चुनाव को 1 महीना टालकर अब 17 अक्टूबर जो है वो तारीख तय कर दी है। और न्यूजीलैंड की बात हो रही है तो न्यूजीलैंड की राजधानी भी आप ध्यान रखेंगे। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। क्या है? वेलिंगटन। तो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में इजराइल जो है उसने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और यह इजराइल की उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो सतह से अन्य मिसाइल को मार करने वाली मिसाइल है। और इजराइल की बात हो रही है तो इजराइल की राजधानी भी हम ध्यान रखेंगे, यरूशलेम इसकी राजधानी है। तो ध्यान रखेंगे आप, एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण कहाँ हुआ है? इजराइल में। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 35 डेज हाउ पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्र चेंज्ड फॉरएवर इन 2019 किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में ये जो पुस्तक है वो जितेंद्र दीक्षित द्वारा लिखी गई है। और इस किताब में उन्होंने महाराष्ट्र में जो राजनीतिक अस्थिरता हुई थी इलेक्शन के समय, महाराष्ट्र इलेक्शन के समय, उस पर प्रकाश डाला है। राजनीतिक में 2 अलग अलग विचारधारा के दलों में आपसी विरोध के बाद भी सत्ता के लिए एक होने का उल्लेख ये सब शामिल किया। आप देखेंगे महाराष्ट्र में जो है शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, ये सब अलग अलग विचारधारा की जो है टीम है, और इन सभी ने
अलग अलग दल है ये, और अलग अलग दल होने के बाद में भी सत्ता के लिए ये एक हुए हैं। तो ये सब इन सभी सब्जेक्ट्स पर जो है इस पुस्तक में बात की गई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये पुस्तक जो है जितेंद्र दीक्षित द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस देश ने जहाज़ से तेल रिसाव शुरू होने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है, एनवायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो हाल ही में मॉरिशस ने जो है एनवायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा की है। और मॉरिशस एक द्वीपीय देश है जहां हाल ही में जहाज़ से तेल के रिसाव शुरू होने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और हाल ही में भारत ने भी मॉरिशस में तेल रिसाव साफ करने के लिए सहायक उपकरण भेजे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि पर्यावरणीय आपातकाल जो है वो किसने घोषित किए है, किसने घोषणा की है? मॉरिशस ने इसकी घोषणा की है। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में भारत के हिस्से काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र किस देश के साथ सीमा विवाद के कारण सुर्खियों में रहे हैं? तो नेपाल के साथ जो ये सीमा विवाद चल रहा है अभी भी। और ये जो सीमा विवाद है 1816 से, 1816 में नेपाल और ब्रिटिश हुकूमत के बीच सुगौली की संधि हुई थी। और सुगौली की संधि के तहत काला पानी से निकलकर बहने वाली जो काली नदी है वो भारत और नेपाल का सीमांकन करती है, यानी एक बॉर्डर डिसाइड करती है ये नदी। और इस नदी पर एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ नेपाल है। लेकिन अभी अचानक ही नेपाल जो है सुगौली की संधि से मुकर कर काला पानी ही नहीं बल्कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भी अपना बताने लगा है। तो ये विवाद जो है अभी भारत और नेपाल के बीच में चल रहा है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है, हाल ही में सीपेट का नाम बदलकर केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कर दिया है, जो स्थापित हुआ था। तो ये जो सीपेट है ये स्थापित हुआ था 1968 में, ये स्थापित हुआ था। और सीपेट की मैं बात करूँ तो सीपेट की फुल फॉर्म जो थी वो पहले थी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया, केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, तो इसका नाम बदलकर ये कर दिया है। और ये जो सीपेट है इसकी जो स्थापना हुई थी वो भारतीय सरकार और यूएनडीपी यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलकर चेन्नई में की थी। और यूएनडीपी की सहायता से इसकी जो स्थापना हुई थी। ये जो संस्थान है वो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला सैनिक को संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2019 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार प्रदान किया गया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। तो हाल ही में जो सुमन गवनी है, सुमन गवनी को ये पुरस्कार जो है दिया गया है, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार। और इन्हें 2018 की यूएनओ की शांति सेना में भी शामिल किया गया था। और 213 महिलाओं को यौन शोषण से बचाने के लिए इन्होंने प्रशिक्षित किया है, उन्हें ट्रेनिंग दी है, और उसी के कारण उन्हें मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार जो है सुमन गवनी को मिला है। तो आज का ये दोस्तों आज का ये वीडियो बस इतना ही। जितनी भी अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।